हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग में। आज हम NPCIL केगा के प्लांट ऑपरेटर पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, NPCIL प्लांट ऑपरेटर पोस्ट में सेकंड स्टेज में, जिसे हम एडवांस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और जिनमें प्रत्येक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 150 होता है। बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो एडवांस टेस्ट के लिए जो टाइम रहता है वो है 2 घंटे का। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो एडवांस टेस्ट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाती है। NPCIL या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अन्य किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर NPCIL केगा के लिए मेंबरशिप नहीं लिया है तो वो लोग जल्दी से अपना मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गति के किस नियम को वास्तविक गति नियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऑप्शन है गति का पहला नियम, दूसरा ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गति का पहला नियम हमें जड़त्व के नियम को बताता है और इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम हमें बल की परिभाषा और गति के वास्तविक नियम को भी हमें गति का दूसरा नियम ही बताता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गति का दूसरा नियम। गति का तीसरा नियम हमें क्रिया तथा प्रतिक्रिया नियम को बताता है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गति का दूसरा नियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को कहा जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर W/T होता है, जहाँ W कार्य को, T समय को और P शक्ति को दर्शाते हैं। बात करें कार्य के मात्रक की, तो कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य करने की दर को हम शक्ति से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P वाले आघूर्ण को रखा गया है तब सदिश गुणनफल P क्रॉस E का मान क्या होगा। जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव आघूर्ण P वाले किसी आघूर्ण को रखते हैं तब उसका सदिश गुणनफल बल आघूर्ण को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल आघूर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों है। ऑप्शन है नीले रंग का उत्पादन करने वाले विभिन्न प्रकाशों के संयोजन के कारण, दूसरा ऑप्शन है धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, चौथा ऑप्शन है पानी की बूंदों से प्रकाश के परावर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कण नीले रंग को लाल रंग की अपेक्षा अधिक बिखेर देते हैं, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि छोटे द्वारक के गोलाकार दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से होती है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसमें R बराबर 2F होता है। यहाँ R वक्रता त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है, F फोकस लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सूत्र से हमें पता चलता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो
तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा किस प्रकार के परिणाम स्वरूप होती है? पहला ऑप्शन है दहन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा विखंडन, चौथा रासायनिक प्रतिक्रिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, और नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि रिक्त स्थान में चालन बैंड संयोजकता बैंड पर अध्यारोपित होता है। ऑप्शन है तात्विक अर्धचालक, सेकंड ऑप्शन यौगिक अर्धचालक, थर्ड ऑप्शन धातु चालक, फोर्थ ऑप्शन विसंवाहक। तो आप सब जानते हैं कि धातु चालक ही एक ऐसा है जिसमें चालन बैंड संयोजकता बैंड पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धातु चालक। बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपने कक्षा 10th में त्रिकोणमितीय ससमीकाओं में एक ससमीका पढ़ी होगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि मैं कोट स्क्वायर थीटा का स्थानांतरण करूं तो अब मेरे पास जो सवाल बनेगा वो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, बराबर में हमारे पास बचेगा 1। तो जैसा कि सवाल में पूछा गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके अवकलन पर, जिसमें हमें द्विअवकलन यानी हमें 2 बार इसका अवकलन करना होगा। क्वेश्चन है d2/dx स्क्वायर log x। इस सवाल को हमें 2 बार इसका अवकलन करना है, तो आइए देखते हैं कि इसे हम 2 बार अवकलन किस तरीके से करते हैं। यहाँ बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को d/dx log x का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ऐसा करने से ये सवाल गलत हो जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसका 2 बार अवकलन करना है। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम dy/dx, फिर हम कोष्ठक लगा करके फिर से हम dy/dx लिखते हैं, फिर हम log x लिखते हैं। ये इस सवाल को करने का सही तरीका है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। तो मैं ऊपर से इसे हटा रहा हूँ और आगे इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो ये जो सवाल है वो हमारा अब होगा dy/dx, और ये अवकलन होने के बाद 1/x। अब हमने एक बार इसका अवकलन कर चुके हैं, अब हमें इसका दूसरी बार अब अवकलन करना है। अब हमें अवकलन log x का नहीं करके 1/x का करना है। तो आप सब जानते हैं कि मैं 1/x को x की पावर -1 भी इसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसे dy/dx x की पावर -1। अब आप सब जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन यदि हम करते हैं तो वो होता है n x की पावर n-1। अब मैं n की जगह यहाँ पर -1 दे रखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि -1 इंटू x की पावर -1 -1।
जब मैं इसे हल करता हूँ तो मेरे पास आता है -x की पावर -2। आप सबने पढ़ा होगा कि यदि आधार की घात ऋणात्मक है तो हम उस आधार को बटे में लिख सकते हैं। तो मैं इसे आगे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि -1/x², क्योंकि मुझे x आधार है, इसकी पावर माइनस में है, इसलिए मैं इसे बटे में लिख सकता हूँ ताकि ये पावर हमें प्लस में प्राप्त हो जाए। देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो निम्न में से क्या सही है। तो यह आपको पता होगा कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रायिकता के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन पर कि द वैल्यू ऑफ 7.7 डिवाइड बाई 100, 7.7 भाग 100 का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम इसे करते हैं कि 7.7 डिवाइड बाई 100, आप सब जानते हैं कि जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो बटे में 0 बढ़ जाती है। जितने भी अंक से पहले हम दशमलव हटाते हैं, यदि मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो मेरे को पता है कि मैं एक अंक छोड़ के दशमलव हटा रहा हूँ, तो मुझे नीचे 1 0 और बढ़ाना होगा। आपने 10 का, 100 का, 1000 का, यानी कि जो संख्या 10 की गुणज होती है उससे यदि हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो आपको पता होगा कि नीचे जितने 0 है उतने अंक छोड़ के हम उस संख्या में पॉइंट लगा सकते हैं। बात करें हम यहाँ 0 की, तो यहाँ हमारे पास 3 0 दिए हुए हैं, तो हमें 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ऊपर संख्या हमारे पास 77 है। यदि हमारे पास और कोई नंबर नहीं है तो हम इसके आगे 0 मान सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 अंक हो गए, हम इससे आगे पॉइंट लगा के और आगे हम 0 लिख सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.077। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यदि f(x) बराबर sin² x प्लस 3 cos x माइनस 5 है तो f(x) क्या है। आपको f(x) का मान आपको दे रखा है। यदि मैं इस सवाल में x को x बराबर -x रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरा जो फंक्शन होगा वो होगा फलन -x बराबर sin² -x प्लस 3 cos -x प्लस 5 आप सब जानते हैं कि फंक्शन में जब भी हम साइन -x होता है तो हमें उसे -sin x द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है। यदि हमारे पास कोस का कोई मान होता है -x पे तो हम इसे cos x लिखते हैं। सेम उसी तरीके से इस सवाल में हमें sin² माइनस में आपको वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इसे -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे साइन में पावर 2 दे रखी है इसलिए मैं इस माइनस को बाहर ला करके -1 का होल स्क्वायर sin² x sin² x कोस का मैंने आपको बताया कि कोस -x cos x के बराबर होता है प्लस 3 cos x cos x प्लस 5। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अब इससे आगे के लिए
तो जैसे ही मैं यदि -1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास -1 का स्क्वायर करने पर 1 ही प्राप्त होता है, और सवाल हमारा बनता है sin स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 5, और ये हमें f(x) के इक्वल प्राप्त होता है। जब भी हमें f(x) f माइनस x के इक्वल प्राप्त हो जाता है तो फलन हमें समफलन प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका घनमूल पर आधारित। अगला क्वेश्चन है कि 46656 का घनमूल क्या होगा। आप सबको पता होगा कि यदि इकाई अंक 6 है तो इसका जो घनमूल का इकाई अंक होगा वो भी 6 ही होगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 में आपका उत्तर आएगा, तो 34 क्रॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 के लिए, तो हमें इसका पता चल चुका है कि इसका जो घनमूल का इकाई अंक है वो 6 है। हम यहाँ जोड़ा बनाते हैं 3 का और आगे वाला 2 का। यदि वर्ग है तो 2 के जोड़े 2 के पेयर बनते हैं, घनमूल है तो 3 के पेयर हम पीछे से बनाना शुरू करते हैं। बात करते हैं 2 की। यदि मैं यहाँ 2 को लेता हूँ तो 2 का घन होता है 8, जो कि 46 से काफ़ी कम है, तो इसलिए यह ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बात करें 3 की, तो आप सब जानते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है, जो 46 के करीब होता है। बात करें 4 की, तो 4 का क्यूब 64 होता है, जो 46 से ज़्यादा है, तो हम 46 को भी नहीं ले सकते हैं। अब हमारा आंसर जो रहता है वो रहता है 36। बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्त गुण नहीं है। आप सब जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यह सब आवर्त सारणी के आवर्त गुण में आते हैं, लेकिन रेडियोधर्मिता आवर्त नियम में या आवर्त गुण में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल MKS प्रणाली में ऊर्जा की एक इकाई है, किसके बराबर है। तो आप सबको पता है कि 1 जूल जो MKS प्रणाली में कार्य की एक इकाई है, कार्य और ऊर्जा की। इसे हम CGS में अर्ग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10⁻7 अर्ग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि गतिज ऊर्जा को E द्वारा दर्शाया जाता है और रैखिक संवेग को P से दर्शाया जाता है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में क्या संबंध होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप सब जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 12mv²। यदि मैं इस सूत्र को m/m से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास अभी भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हम इसे गुणा करते हैं तो हमारे पास सवाल हो जाता है 1/2, m को m से गुणा करते हैं m² डिवाइड बाई m कर देते हैं, और हमारे पास ऊपर रहता है m²v²। आप सबको पता होगा कि P इक्वल टू, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि P बराबर होता है m/v। P यहाँ रैखिक संवेग को रिप्रेजेंट करता है, m द्रव्यमान को, v वेग को। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रैखिक संवेग कहा जाता है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे p² बराबर प्राप्त होता है m²v²।
जैसा कि आप सब देख रहे हैं ऊपर हमारे पास क्वांटिटी m स्क्वायर और v स्क्वायर में है। मैं इस m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अब सवाल बनता है p स्क्वायर अपॉन 2n, e स्क्वायर अपॉन 2n। तो e बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, p स्क्वायर अपॉन 2n। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक तरल सतह एक विस्तारित झिल्ली की तरह व्यवहार करती है और सबसे छोटे संभव क्षेत्र तक सिकुड़ जाती है। इस गुणधर्म को किस के नाम से जाना जाता है या किस रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव। आप सबको पता है कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी सतह को सिकुड़ कर एक न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है, इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। बात करें श्यानता की, तो श्यानता किसी द्रव्य या गैस का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी परतों के बीच गति का विरोध करती है, उसे हम श्यानता कहते हैं। श्यानता को हम आंतरिक घर्षण भी कहते हैं। बात करें उत्प्लावकता की, तो आप सब जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं और इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। बात करें जल स्थितिक साम्य अवस्था की, तो जल स्थितिक साम्य अवस्था जल के स्तर के संतुलन को कहा जाता है। जैसे किसी जलाशय में पानी के प्रवेश करने से पहले और बाहर निकलने के बाद या उसके बीच के अंतराल में यदि जल संतुलन अवस्था में है, यदि जल साम्य अवस्था में है, तब हम उस जल की स्थिति को जल स्थितिक साम्य अवस्था कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठीय तनाव। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भट्टी के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति अधिकतर ऊष्मा रिक्त स्थान द्वारा प्राप्त करता है। ऑप्शन है संवहन, सेकंड ऑप्शन चालन, तीसरा विकिरण, चौथा चालन और संवहन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान विकिरण के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा कि भट्टी के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति ऊष्मा विकिरण के द्वारा प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति में नियत कला रिक्त स्थान में मापी जाती है। तो आपको पता होगा कि सरल आवर्त गति में नियत कला एक कोण को रिप्रेजेंट करती है और कोण को हम रेडियन में मापते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेडियन। आज हमने मॉक टेस्ट सेकंड के 20 क्वेश्चंस हल किए हैं। यदि आप में किसी को इन 20 क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई भी यदि डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको आपके डाउट को प्रॉपरली तरीके से बताया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे NPCIL कैगा प्लांट ऑपरेटर के लिए मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर हमारी मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशंस, अन्य प्रकार के इंफॉर्मेशन वीडियोस, हमारे ई बुक्स आदि का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल शान ब्लॉग को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं एंड लाइक करें। धन्यवाद।